प्रभात खबर की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की चुनावी चर्चा का कार्यक्रम। तो हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि बिहार की 40 में से चौथे फेज के तहत जिन 5 सीटों पर मतदान होना है 13 तारीख को, उसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया और ये काफी महत्वपूर्ण फेज होने जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रीय राज्य मंत्री चुनाव मुकाबले में हैं और ये फेज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 40 में से लगभग आधी सीटों पर इस फेज के साथ चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर बातचीत करना चाहेंगे और वहां से क्या है स्थिति इन सीटों पर और कौन प्रत्याशी किसका पलड़ा भारी है इस चुनाव में, इस पर चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक के चुनाव प्रचार के दौरान कौन से मुद्दे हावी रहे और इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि जो 3 फेज के दौरान मतदाताओं की चुप्पी नजर आई और उनका वोट प्रतिशत 2019 के चुनाव के मुकाबले कम रहा, इस बार क्या कुछ होने की संभावना बनती है। हमारे साथ स्टूडियो में है मिथिलेश कुमार जी। लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले एक और जानकारी दे दें कि कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होने जा रहा है और इस रोड शो के कारण ऐसा माना जा रहा है कि पटना सहित जो आसपास की सीटें हैं उसको भी वो कहीं ना कहीं असर डालने लायक हो सकता है। तो रोड शो की तैयारी, प्रशासनिक तैयारी लगातार चल रही है और पटना में डाक बंगला चौराहे से इस रोड शो की कल शाम 6 बजे शुरुआत होगी। तो अब हम आते हैं आज जिन 5 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया, उन सीटों पर क्या है तस्वीर और किस प्रत्याशी, किस उम्मीदवार का लगता है कि उनका पलड़ा भारी है। तो हम शुरू करते हैं दरभंगा लोकसभा सीट से। मिथिलेश जी। जी, दरभंगा लोकसभा सीट जो है वो मिथिलांचल का एक प्रमुख इलाका है और प्रमुख चुनावी क्षेत्र है। वहाँ से कई बड़े बड़े नेताओं का चुनावी आगाज होता रहा है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई है और जो अपोजिशन महागठबंधन के हैं तो उनमें तेजस्वी यादव हो या मुकेश सहनी हो या और भी नेताओं का वो हो रहा है। दरभंगा से इस बार गोपाल जी ठाकुर जो दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी से एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी से उनको दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले महागठबंधन ने ललित कुमार यादव जो राजद के पूर्व मंत्री भी रहे हैं उनको मुकाबले में उतारा है। आज शाम 5 बजे इन दरभंगा सीट पे चुनाव का प्रचार थम गया। अब अगले 36 घंटों में वोट होना है। 13 तारीख की सुबह 7 बजे से मतदान होना है वहाँ। जी, तो इस चुनाव में खास तौर से दरभंगा का माना जाता है कि वहाँ के वोटर काफी जागरूक होते हैं, पर्टिकुलर उस क्षेत्र में, और चेतनशील होते हैं। और उस हिसाब से हम मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे रहे मिथिलांचल में या खास तौर से दरभंगा में? देखिए, मुद्दे की बात हम लोग करें तो इस बार जो पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो कमोवेश लगता है कि जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आता है वो एक तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ वो समीकरण, चाहे जिस चीज का समीकरण हो, आप सामाजिक समीकरण कहें, जाति का समीकरण कहें या और कुछ कहें, वो वोट मतदाता उस ओर ज्यादा झुकने लगते हैं। लेकिन दरभंगा में मामला विकास का है। वहाँ एम्स खुलने वाला है, एयरपोर्ट बना है, सड़कें बनी है, तो एनडीए का आगाज उस पे है। दूसरी ओर महागठबंधन ने कहा है कि वो हम स्टेट लेवल की जो राज्य की नीतियां हैं, चुनाव नौकरी का मामला हो या फिर एम्स से अब तक नहीं खुल पाया है उसको वो मुद्दा बना रहे हैं। तो दोनों ओर से टकराव या अपने दावे किए जा रहे हैं। अब मतदाताओं को देखना है कि 13 तारीख को वो किस पार्टी या किस उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट वो डालते हैं। क्या लगता है मिथिलेश जी, ललित यादव कितने कारगर साबित होंगे? ये तो वोट का या उनका जो समीकरण है वो सामने दिखेगा। ललित यादव के साथ जैसे राजद का कोर वोट, उनका माई समीकरण वो कह रहे हैं। इस बार सहनी वोटर को भी वो अपने साथ जोड़ने का और कुशवाहा वोटरों को जोड़ने का दावा करते हैं। लेकिन एनडीए की बात करें तो वो अपने 2019 का जो उनका कोर वोट है
वो उसमें और ऐड करने की बात वो दावा कर रहे हैं। तो दावे तो दोनों तरफ बराबर हैं। अब मतदाताओं का देखना है कि वो 13 को किस गठबंधन की ओर ज्यादा उनका झुकाव होता है। तो अब हम लोग मिथिलेश जी बात करते हैं उजियारपुर सीट को लेकर। जी। उजियारपुर में 2009, 2014, 2019 तो 14 और 19 से नित्यानंद राय जो अभी केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, वो खड़े हैं भाजपा की ओर से, और आलोक मेहता राजद के उम्मीदवार हैं। आलोक मेहता पिछली दफा भी खड़े थे और इस बार भी 2004 में उनकी जीत हुई। उजियारपुर सीट को कि हम लोग उनका महत्व इतना है ऐसे जान सकते हैं कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनकी सभाएं हुई है उजियारपुर में, और ये केंद्र सरकार की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है, इसलिए कि नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, देश में उनकी पहचान है, और इस बार चुनावी संघर्ष में उनका ये सीट जो है ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। राजद ने आलोक कुमार मेहता को उतारा है। आलोक कुमार मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं। उनके पिता तुलसीदास मेहता भी राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं। उनकी बहन भी राजनीति में सक्रिय रही है। तो एक कुल मिला के एक राजनीतिक परिवार है और वो लोकल वहां से जुड़े हुए रहे हैं। नित्यानंद राय का भी घर उसी आसपास में है। तो मुकाबला बड़ा ही रोचक है, दिलचस्प है और टफ है वहाँ। इसी फेज में एक सीट है समस्तीपुर की, और पिछले चुनाव में यहाँ से लोजपा के प्रिंस कुमार की जीत हुई थी। इस बार लोजपा ने यह सीट शांभवी चौधरी को दे दी है। शांभवी चौधरी राज्य सरकार में, नीतीश सरकार में अशोक चौधरी की पुत्री हैं, और सन्नी हजारी दूसरी ओर के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, सन्नी हजारी, ये महेश्वर हजारी के बेटे हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प वो चुनाव समस्तीपुर का हो गया है, और मतदाता अब 13 तारीख को पता चलेगा कि किस उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादा उतरते हैं। मिथिलेश जी, ये समस्तीपुर सुरक्षित सीट है। पिछले आप देखें 2019 में लोजपा के जो अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, उनके सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान की जीत हुई थी। उस समय में लोजपा उस समय भी एनडीए का एक पार्ट थी वो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उनका निधन हो गया, और उनके बेटे जो प्रिंस राज हैं वो लोजपा से सांसद हुए, चुनाव जीते, उपचुनाव हुआ। इस बार जो है स्थिति बदल गई है। समस्तीपुर में दोनों नए उम्मीदवार हैं, दोनों कम उम्र के उम्मीदवार हैं। जो शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास अब ने उनको उम्मीदवार बनाया है, वो सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं, और नीतीश कुमार के सरकार में जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी पुत्री हैं, और उनके मुकाबले सन्नी हजारी जो नीतीश सरकार के ही दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी, उनके बेटे हैं सन्नी हजारी, उनको कांग्रेस ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि महेश्वर हजारी ने अपने बेटे की राजनीति से अपने को अलग रखा है, लेकिन कुल मिलाकर राम सेवक हजारी जो उनके पिता थे, उनकी प्रतिष्ठा, महेश्वर हजारी की प्रतिष्ठा, और इधर किशोर कुणाल जिनकी बहू है शांभवी चौधरी, उनकी प्रतिष्ठा, अशोक चौधरी की प्रतिष्ठा, केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा और राज्य सरकार की प्रतिष्ठा, एनडीए की प्रतिष्ठा एक और कहे, और महागठबंधन की भी ताकत। तो ये कुल मिला के बड़ा ही रोचक सन्नी तीसरी पीढ़ी के उम्मीदवार हैं। रामसेवक हजारी परिवार, दादाजी भी इनके वहां से, रामसेवक हजारी जो रोसड़ा सीट हुआ करता था वहां से वो कई बार के सांसद रहे, विधायक भी रहे रामसेवक हजारी। इसी चरण में एक और सीट जो काफी जिस पर सबकी नजर लगी हुई, ये बेगूसराय की सीट है। यहाँ से फायर ब्रांड नेता भाजपा के गिरिराज सिंह है, और उनके मुकाबले भाकपा ने उम्मीदवार अपना बनाया है अवधेश राय को। बछवाड़ा से वो विधायक रह चुके हैं कई बार, और इस बार वो उनकी उम्मीदवारी की गई है। और पिछले चुनाव में इसी सीट से खड़े थे कन्हैया कुमार, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष, जो इस बार दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस से खड़े हैं। बाद में यहाँ चुनाव हारने के बाद गिरिराज सिंह के हाथों वो भाकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो बेगूसराय को लेकर भी काफी रस्साकसी चल रही है, और वहाँ पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को काफी अंतर से हराया था। इस बार ये माना जा रहा है कि जो तीसरा कोण पिछले चुनाव में बना था, तनवीर हसन साहब थे
राजद के प्रत्याशी जिनको करीब 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। तो इस बार आमने सामने का मुकाबला माना जा रहा है। मिथिलेश जी, बेगूसराय में क्या तस्वीर है? देखिए, बेगूसराय पिछले बार भी चर्चित रहा था। वो कन्हैया कुमार मैदान में उतरे थे। पहली बार जेएनयू छात्र संघ की राजनीति से अलग हटके वो संसदीय राजनीति में आए थे और सीपीआई ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। कम उम्र के उम्मीदवार थे और पॉपुलर भी थे। इस कारण बेगूसराय पिछले दफा भी वो चर्चित रहा था देश दुनिया में। कई बाहर से छात्र संगठनों के लोग आए थे। इस बार स्थिति बदली हुई है। इस बार सीपीआई ने एक पुराने अनुभवी अवधेश कुमार राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। गिरिराज सिंह फिर इस बार उम्मीदवार हैं। पिछली दफा उनको 6 लाख से अधिक वोट आए थे, जबकि कन्हैया कुमार को करीब 2,69,000 वोट मिले थे और राजद के जो तनवीर हसन थे उन्हें करीब 2 लाख के करीब, उससे थोड़ा सा कम उनको वोट आया था। लेकिन इस बार आमने सामने की लड़ाई है। तो गिरिराज सिंह को जितने वोट मिले थे वो वोट बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, या फिर अवधेश कुमार राय के पक्ष में पूरा महागठबंधन का वोट एकजुट होगा। ये अब कुछ 13 तारीख को वो सामने दिखेगा जब वोट का नजारा शुरू होगा और 4 जून को इसका परिणाम किसी जमाने में बेगूसराय को लेनिनग्राद भी कहा जाता था। जी जी। तो लेनिनग्राद मतलब कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का काफी दबदबा था और लंबे समय तक उनका जनाधार रहा और संसदीय राजनीति में उनके सांसद और विधायक भी चुनकर वहां से आते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। अब हम चलते हैं मुंगेर। मुंगेर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह एक ओर हैं तो दूसरी ओर है अनीता कुमारी। जी हाँ, अनीता कुमारी की शादी अभी पिछले कुछ दिन पहले हुई अशोक महतो से, जो काफी बाहुबली माने जाते रहे उस इलाके में और तकरीबन 17 साल आपराधिक मामलों में वह जेल में रहे। बाद में वह जमानत पर छूटकर बाहर आए और चुनाव से ठीक पहले उनकी शादी हुई और टिकट मिला राजद की ओर से उनकी पत्नी अनीता देवी को। तो इस सीट पर भी काफी दिलचस्प स्थिति बनती जा रही है और इस पर भी सारे लोग नजर टिकाए हुए हैं कि वहाँ क्या होता है, क्योंकि ललन सिंह वहाँ बड़े नेता हैं और उनके मुकाबले अनीता देवी का प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर भी सबकी नजर होगी। मिथिलेश जी, मुंगेर को लेकर क्या है स्थिति? मुंगेर लोकसभा सीट की बड़ा ही रोचक कहानी है। अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं मोकामा के, अभी उनकी पत्नी विधायक है और अभी हम लोगों ने देखा कि जब नीतीश सरकार विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर रही थी तो नीलम देवी राजद की ओर से एनडीए की ओर आ गई और उसके बाद से ही ऐसा लगा कि अनंत सिंह को राहत मिल सकती है कानूनी और वो जेल से रिहा हो सकते हैं। ठीक चुनाव के पहले उनको पेरोल मिला है। हालांकि कोर्ट ने उनको पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा का जो कारण उन्होंने बताया इसलिए हुआ है, लेकिन उसके एक सामाजिक और चुनावी फैक्टर भी है। तो मुंगेर में एक ये बड़ा फैक्टर है। ललन सिंह को जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको अनंत सिंह के बाहर आने का कितना लाभ मिलता है ये 13 तारीख को देखना होगा। लेकिन उनका मुकाबला जो है एक महागठबंधन की अनीता देवी जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है, वो पत्नी है, लेकिन उनका एक सामाजिक आधार भी चुनाव में बनता जा रहा है। जो इलाके के लोग बताते हैं कि जो बिखराव का वो एनडीए के बिखराव का वोट है उसकी गोलबंदी महागठबंधन की ओर होगी और महागठबंधन के जो खिलाफ का वोट है वो एनडीए को उड़ जाएगा। तो मामला बराबर का वहां दिख रहा है, पल रहा। अब 13 तारीख को ये सामने आएगा कि अनंत सिंह फैक्टर काम आ रहा है या अशोक महतो का फैक्टर काम आ रहा है और ललन सिंह को ये कितना उनके सपोर्ट में या उनके मुंगेर सीट को लेकर बाहुबली अनंत सिंह और बाहुबली अशोक महतो जी, इन दोनों का नाम काफी सुर्खियों में है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका फायदा ये देखना होगा कि ललन सिंह इस बार भी वो जीतकर संसद पहुंचते हैं या फिर अनीता देवी का मामला आगे बढ़ता है। मुंगेर को लेकर क्या रहा मुद्दा अब तक, क्या वहां से चीजें निकल कर आ रही हैं सामने? देखिए, मुंगेर की जो सीटें हैं या मुंगेर के आसपास का जो है वो टाल क्षेत्र भी है, किसान का भी एरिया है, विकास का मामला है। गंगा नदी, अभी मुख्यमंत्री की सभा हुई थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मोकामा है, मोकामा से ही गंगा नदी की धारा वो ले जा रहे हैं नवादा, बोधगया और राजगीर की ओर। तो एक तो किसानों की समस्या है, टाल क्षेत्र की समस्या है,
मुंगेर से सटा हुआ बेगूसराय खगड़िया है, तो बाढ़ की भी वो कुछ समस्या है। मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना है, तो विकास का भी मामला है। और आपको हम इंटरप्ट कर रहे हैं, मुंगेर का पिस्टल जी, और वो भी काफी देश भर में, देश दुनिया में वो पिस्टल अब नामी हो गया है। मुंगेरिया पिस्टल जो कभी वहाँ बंदूक कारखाना हुआ करता था, योगाश्रम है वहाँ मुंगेर में उसके लिए भी लोग जानते हैं। पूरी दुनिया भर में उसका काफी नाम है। तो ये सब एक मुद्दा है। वो राष्ट्रीय मानचित्र पर तो मुंगेर है ही, तो इस बार वहाँ के मतदाता किस ओर अपना रुख करेंगे, ये देखने वाली बात। नौजवानों को लेकर भी मुद्दा कहा जा रहा है कि रोजगार का सवाल है या बाकी जो और भी जो सामाजिक इश्यूज हैं। तो बिल्कुल रोजगार का मुद्दा तो है ही, युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और स्वरोजगार का है। तो जैसे मुख्यमंत्री एनडीए के एक प्रमुख घटक दल है जदयू के नेता है मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि वो अभी 10 लाख नौकरियां देंगे अगले साल 2025 के दिसंबर तक, और अभी 4 से 5 लाख दी गई है। अपोजिशन जो महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये मामला उठाया है कि उनके रहते हुए पिछले 17 महीने में नौकरियां दी गई। तो नौकरी और रोजगार का दोनों ओर से मुद्दा उठाया जा रहा है, और दोनों ओर से युवाओं को ये समझाया जा रहा है कि नौकरियां हमने दी या हमारे कारण से हुई, और आगे भी श्रेय लेने की होड़ है, और जनता को लुभाने की कोशिश है कि हमने किया। जी बिल्कुल, और ये मुद्दा तो है ही, बिल्कुल रोजगार तो होना ही चाहिए। तो अब मुकाबला काफी तेजी से और सरगर्म होता जा रहा है, और प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है मिथिलेश जी। 13 तारीख को जो 5 सीटों पे चुनाव होना है, तो हम देखेंगे कि 5वें चरण की कई सीटें हैं, उसपे प्रधानमंत्री की सभा भी होगी, और कल वो शाम पटना पहुंच जाएंगे, रोड शो करेंगे। तो 7 बजे से शाम से मुझे लगता है कि 2 घंटे जरूर लगेंगे। पटना का जो डाक बंगला चौराहा है, वहां से उनकी रोड शो उनका शुरू होगा, और शहर के बीचों बीच एग्जीबिशन रोड को क्रॉस करते हुए कदम कुआं होते हुए वो पुराना रूपक सिनेमा वाला जो एरिया है, रास्ता है, साहित्य सम्मेलन, मतलब गांधी मैदान होते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे। तो ये एक रोड शो है। पटना में रात्रि विश्राम है, और अगले दिन 13 को 5 सीटों पे चुनाव भी है, और प्रधानमंत्री की जो 5वें चरण की सीटें हैं उसमें चुनावी सभा भी होंगी। तो कुल मिला के तैयारी भी है सुरक्षा के कारणों से। कल जो शाम में 7 प्रधानमंत्री के आगमन के 1 घंटे के आसपास एयरपोर्ट का ट्रैफिक स्लो होगा या बंद हो सकता है, और पटना जंक्शन पहुंचने वाले जो रास्ते हैं उस रास्ते पे ट्रैफिक को रोका जाएगा, वो डाइवर्ट की जाएगी। तो ये सुरक्षा के कारणों से भी ऐसा हो रहा है, और पूरी एसपीजी की टीम, रॉ की टीम, आईबी की टीम, वो पटना पुलिस की टीम सुरक्षा को भी देख रही है। धन्यवाद मिथिलेश जी। अभी मिथिलेश जी बता रहे थे कल शाम प्रधानमंत्री के रोड शो में क्या कुछ होने वाला है, उसकी क्या प्रशासनिक तैयारी है। इस संदर्भ में हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।